बिहार का करंट अफेयर्स आज 10 और 11 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई पेपरों का कलेक्शन है। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले ये चर्चा करना चाहूँगा कि ये 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको जो अभी बीपीएससी जो शिक्षा बहाली जो 7th फेज़ का जो ला रही है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 1 से लेकर 12 तक जो आपको बहाली आने वाली है उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अभी से ही आप इसको तैयार करते चले। आप ये ना सोचें कि हम बाद में लास्ट समय में हम इसको तैयारी कर लेंगे। तो लास्ट समय में जब तैयारी करेंगे तो आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे, मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन आता है तो आप उसमें 2 ही क्वेश्चन करने में सक्षम रहेंगे। क्यों रहेंगे? तो लास्ट के समय में रिवीजन करते हैं ना, लास्ट के समय में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए अभी से ही बहुत कम पॉइंट है, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट ऐसे करके मैं वीडियो ला रहा हूँ, जिसको अभी से ही आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे और अभी से उसको रिविजन करते रहेंगे तो लास्ट के समय में आपको बहुत ही आसानी होने वाला है। और साथ ही साथ दरोगा वाले उनको भी आपको बिहार करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है। इसीलिए आप लोग जितने भी हैं और अदर भी बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो मैं कलेक्शन करता हूँ ये वैसे तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में रहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिकों को इसमें चूज़ करता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, जो एरिया कवर किया रहता है या कुछ उससे मिलता जुलता रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर ही मैं पिक करूं आपको न्यूज़पेपर से और फिर उसके बाद आपको लेकर के आऊं। इसलिए आपको जो भी मैं दे रहा हूं, मेरा जो भी कलेक्शन है ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा तो पहुंचाएगा ही, साथ ही साथ आपके माइंड को भी जो है आपके सोचने का नज़रिया और आपका माइंड को और डेवलप भी करेगा। क्योंकि आपका नज़रिया जो होगा, आप न्यूज़ जब पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ फैक्ट के लिए नहीं पढ़ते हैं, उसको आप ये भी चीज़ के हाँ कि हमारा जो है चाहे राजनीतिक एस्पेक्ट हो, सामाजिक एस्पेक्ट हो, चाहे आर्थिक एस्पेक्ट हो या सांस्कृतिक एस्पेक्ट हो, सारे चीज़ों का हम लोग इससे अवेयर होते हैं, रूबरू होते हैं, जो कि आपको ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट में भी फ़ायदा करता है। इसलिए आप लोग भी कोई एक न्यूज़ अगर पढ़ते हैं तो उसको एकदम शिद्दत से पढ़ते रहिए ताकि आपका अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। और ख़ासकर 69वीं बीपीएससी वाले उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना। और हम तो और भी पेपर पढ़ते हैं, सारे पेपरों का कलेक्शन लाते हैं, लेकिन आप अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको मान लिया कि 3 से 4 ये आपको नोट्स उसमें से मिल पाएंगे, टॉपिक्स मिल पाएंगे, तो वो आप करते ही हैं। लेकिन मैं उसके साथ ही साथ ये देता हूँ और साथ ही मैं एमसीक्यू भी अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में आपको देता हूं, जो कि आप उससे भी लाभान्वित होते हैं। एक तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका हम डिस्कशन करते हैं, उससे भी फायदा होता है, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी देते हैं, उसका भी फायदा होता है। तो आप लोग एमसीक्यू भी ज़रूर उसका किया कीजिए ताकि आपको उसका रिविज़न हो जाए, बार बार रिविज़न हो। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है, बिहार में जीविका दीदियों ने बनाई 15 लाख चूड़ियाँ। ये एक्चुअल में जो न्यूज़पेपर का जो ऊपर का हेडिंग होता है उसका मैं शॉर्ट करके आपको ये देता हूँ। तो बिहार में जीविका दीदियों ने बनाई 15 लाख चूड़ियाँ। अब ये जीविका दीदी जो है, आप जान रहे हैं कि जीविका दीदी आपको बिहार के हर क्षेत्र में, मतलब बिहार के विकास में, बिहार के प्रगति में जीविका दीदियों का बहुत ही योगदान है, बहुत ही वो बढ़ चढ़ करके इस पर काम करती हैं। और इसमें महिलाओं को रोजगार भी बहुत मिल रहा है, बना रही है। तो इसका है क्या, पटना के सबलपुर में जीविका की ओर से संचालित चूड़ी निर्माण केंद्र, यानी कि इसका जो चूड़ी निर्माण केंद्र जो है वो पटना के सबलपुर में है। वहाँ पर ही आपको जीविका दीदी के जरिए आपको ढेर सारा मतलब चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि आपको उनको ये रोजगार मिल सके। और वो जो चूड़ियाँ जो बन रही है उसके लिए आपको बाहर भी, जैसे बिहार में ही सप्लाई तो हो रहा है और बिहार के बाहर भी अन्य राज्य में भी इनकी चूड़ियाँ जो है सप्लाई हो रही है। और ये जीविका दीदी को सहायता देने के लिए आपको
क्या है कि आपको ये चूड़ी बनाने में फिरोजाबाद के कारीगर जीविका दीदियों के सहयोग दे रहे हैं। तो चूड़ी बनाने के लिए जो है जीविका दीदियों को फिरोजाबाद के कारीगर जो है वो सहायता कर रहे हैं। अब फिरोजाबाद के ही कारीगर क्यों ये सहायता कर रहे हैं? तो चूड़ियों का जो सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं बाजार या सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है फिरोजाबाद, यूपी में है। तो वहां के कारीगर को बुलाया गया है और फिरोजाबाद के लिए यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछा है। जैसे मिलान करने वाला आता है तो जैसे कि चूड़ियों का केंद्र तो फिरोजाबाद, तो उसको मिलान करने के लिए आया हुआ है। तो यानी कि फिरोजाबाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूड़ियों का केंद्र है। चूड़ियां वहां पर बनती हैं, कई किस्म के बनते हैं, बहुत स्टैंडर्ड जो है वहीं से ही हर जगह सप्लाई होते हैं। तो अब हमारी जीविका दीदी भी जो है आपको चूड़ियां बना रही हैं। और चूड़ियां कैसे, वो चूड़ियां जीविका दीदी जो बना रही हैं वो कैसे? शीशा से। तो जो आपको शराब में जो पकड़ाया हुआ जो रहता है, जो शराब से पकड़ाया हुआ जो शीशा है उसमें का शीशा से ही ये चूड़ियां बन रही है, मतलब शराब के शीशा से ही ये चूड़ियां बनाई जा रही हैं। तो ये बिहार सरकार का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है ताकि आपको जो रोजगार भी दे रही है और उससे आपको चूड़ियां जो बिकेगी उससे उसको राजस्व भी आएगा। तो उसके लिए जो है पटना के सबलपुर में जीविका की ओर से संचालित चूड़ी का निर्माण केंद्र है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं कि बिहार पहला राज्य है जहां सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की संख्या तय की गई है। तो बिहार पहला राज्य है जहां सरकारी अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है वहां पे उपकरण की संख्या जो है निश्चित की गई। तो उपकरण, कैसा उपकरण? तो उपकरण जो है जैसे हम देखते हैं कि सोनोग्राफी वाला जो मशीन होता है, चाहे मेमोग्राफी का मशीन होता है, ईसीजी का मशीन होता है या अल्ट्रासाउंड का मशीन होता है, तो ये सब का एक संख्या निर्धारित कर दिया गया है। और निर्धारित करने के साथ ही साथ आपको क्या किया गया कि उसको नियंत्रण करने के लिए भी एक कक्ष बनाया गया है। और है क्या कि जैसे आपको अगला जो पॉइंट है कि राज्य सरकार के बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यानी कि बिहार सरकार जो है, जो बिहार सरकार ने क्या की है कि आपको एक मैनेजमेंट का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है क्या कि जैसे कोई मशीन आपको खराब हो गया, तो खराब हो जाता है तो मरीज को क्या होता है कि जो दवा डॉक्टर ने जो जांच लिखा होता है तो उसको फिर बाहर जाके कराना होता है। तो एक तो पैसा दुगुना लगता है और दूसरा होता क्या है कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है इसमें भी संशय रहता है। तो उसकी वजह से क्या किया है बिहार सरकार ने कि जो इक्विपमेंट जो है, जो आपको उपकरण जो है, जो जैसे ईसीजी मशीन है, कोई भी मशीन जो है जो जांच करेगा, तो अगर वो खराब होता है तो विद इन 48 आवर्स, मतलब कि 48 घंटे के अंदर वो मशीन को ठीक करना है। तो इसके लिए भी एक अलग कक्ष बनाया गया है जहां पर हमेशा वो ये रहेंगे, जो मैकेनिक जो है वो वहां पर रहेंगे। तो उसी के लिए ही आपको क्या किया गया है कि राज्य सरकार ने बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार पहला राज्य है जो आपको सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की संख्या तय की गई है। तो आपको इसका क्वेश्चन अगर पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां अभी हाल ही में जहां सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की संख्या तय की गई है, तो आपको बिहार राज्य हो जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको बिहार राज्य ही है जिसने आपको चिकित्सकीय मतलब कि अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण जो है उसकी संख्या को निर्धारित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग पॉइंट्स आ जाते हैं कि IGIMS में राज्य का पहला स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SMTI खुला है। यानी कि आपको स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है।
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या, ये आखिर है क्या? ये स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्या? मतलब कि मिडवाइफरी का मतलब होता है कि आपको प्रसूति विद्या, मतलब कि जो गर्भवती महिला है उसको सही तरीके से उस बच्चे का डिलीवरी हो और उसको कोई नुकसान न हो, तो उसकी ट्रेनिंग जो है आपको आईजीआईएमएस में उसके लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। ये आपको पूरे राज्य का ये पहला है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का पहला स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में खोला गया है? तो आईजीआईएमएस दे देगा, पीएमसीएच दे देगा, एनएमसीएच दे देगा, तो आपको मारना क्या है? तो आपको आईजीआईएमएस में। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। वैसे मैं आपको इसका जो है एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में दे रहा हूं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि ताकि आपके माइंड में भी वो रिवीजन हो जाए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर बनता है, लाइक तो करिए जरूर, और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे आपको, मुझे उम्मीद है, लेकिन और लोगों से भी करवाइए, आप अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलिए अब अगला आते हैं कि नवादा में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। नवादा में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री लगेगी अभी हाल ही में, यानी कि कल परसों। मतलब बिहार सरकार के जरिए आपको ये मीटिंग हुआ। मीटिंग में अडानी ग्रुप का जो है आपको अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, जो अंबुजा जो सीमेंट बनाती है उसी की फैक्ट्री जो है सीमेंट फैक्ट्री लगेगी आपको बिहार में। कहाँ? तो नवादा में इसका लगेगा। तो ये जो है नवादा के वारिसलीगंज में, ठीक है, वारिसलीगंज में आपको अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से 1400 करोड़ का निवेश होगा। ठीक है, 1400 करोड़ का निवेश होगा। मतलब कि आपको अडानी ग्रुप का जो है आपको सीमेंट फैक्ट्री आपको खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो नवादा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो नवादा में खुलेगा। इसको ध्यान रखिएगा कि नवादा में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आपको अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खुलेगी? तो नवादा में खुलेगी। तो आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार ने मंजूरी दी है आपको अडानी सीमेंट फैक्ट्री खोलने की। वो किस जिला में? बिहार के किस जिले में? तो आपको हो जाएगा नवादा जिले में। ध्यान रखिएगा, नवादा जिले में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है कि केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से बिहार के 90,253 सरकारी विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? तो आपको सूर्य से आपको जो सूर्य से जो रोशनी आती है उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उसके लिए आपको विद्यालय जो है 90,253 विद्यालय सरकारी विद्यालयों में आपको वो सोलर सिस्टम लगेगा। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो बिजली की खपत जो हो रही है तो हम खुद उसको प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो आपको कोयले से जो जलने वाली जो बिजली है उससे आपको राहत मिल जाएगा, और वो है आपको नवीकरणीय ऊर्जा है जो आपको हमेशा बना रहेगा। तो उसके लिए जो है आपको केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से आपको बिहार के 90,253 सरकारी विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो अभी हाल ही में किसके वित्तीय सहायता से बिहार के 90,253 सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है? तो उसमें ऑप्शन में आ सकता है कि जैसे आपको केंद्र सरकार हो गया, या विश्व बैंक हो गया, या आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो आप मारेंगे केंद्र सरकार के वित्तीय सहायता से। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से बिहार के 90,253 सरकारी विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगेंगे। ये किसकी सहायता से? तो केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से लगेंगे। तो ये भी आपका हो गया। अब अगला टॉपिक है राजगीर की व्यवहारगिरी पहाड़ी पर फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, आपको राजगीर की व्यवहारगिरी पहाड़ी, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ रखा है कि व्यवहारगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो राजगीर में है। और यहाँ इसकी चर्चा क्यों हो रही है, या यहाँ पर फायर स्टेशन बनाने का निर्माण क्यों किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहाड़ी जो है इसमें आग लग गया था एक दो महीना पहले। हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है। आग लग गया था, और वो व्यवहारगिरी जो पहाड़ी है वो 3.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है व्यवहारगिरी पर्वत,
ये पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर जो जंगल है उस जंगल में औषधीय पौधे ढेर सारे हैं जो कि जो फायदेमंद है। तो इसीलिए आपको क्या की है, बिहार सरकार ने फायर स्टेशन का निर्माण किया गया है वहां पर। और ये आपको क्षति आकलन की जिम्मेदारी देहरादून के वन विशेषज्ञ के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो जो क्षति का आकलन, अगर मान लिया कि आग लग जाता है, फिर से ऐसा काम हो जाता है या जो हो गया हुआ है, तो उसके उस क्षति का जो है आपको ये जिम्मेदारी जो दिया गया है देहरादून के वन विशेषज्ञ को। कहाँ के? तो देहरादून के वन विशेषज्ञ को ये दिया गया है। व्यवहारगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो राजगीर में है। याद रखिएगा, व्यवहारगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो राजगीर में है। और उसके बाद उसके फायर स्टेशन जो है कहाँ लगने वाला है? तो राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत के पहाड़ी पर लगने वाला है, आपको फायर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और देहरादून वन विशेषज्ञ इसकी क्षति का आकलन करेंगे। ठीक, अगला जो है आपको बेफिक्र ऐप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेफिक्र ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेफिक्र ऐप ये क्या है? बेफिक्र ऐप क्या है? तो बाढ़ और सुखाड़ से जो आपको हानि, जो नुकसान होता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए है। एक्चुअल में बेफिक्र ऐप जो है आपको ये एक बढ़िया तकनीक इसमें डाला गया है ताकि आपको कोई भी पूर्वानुमान, चाहे जल स्तर बढ़ रहा है या बारिश होने वाली है, बरसात होने वाला है या आपको तूफान आने वाला है, इन सब का पूर्वानुमान जो है बेफिक्र ऐप के जरिए आपको लगेगा। और जैसे ही पहले अनुमान लग जाता है तो फिर क्या होगा? प्रशासन अलर्ट हो जाएगी और आपको उससे बचने का सारा उपाय पहले से कर रखेगी। तो आपको बेफिक्र ऐप में, और इसमें ये बेफिक्र ऐप का जो किस तकनीक से काम करेगा, तो इसमें जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको सही तरीके से पूर्वानुमान किया जा सके। तो ये बेफिक्र ऐप जो है जल संसाधन मंत्रालय के जरिए आपको ये लॉन्च किया गया है। और जल संसाधन मंत्रालय के आपको मंत्री कौन है? तो आपको है संजय कुमार झा है। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी भी है कि संजय कुमार झा जो है आपको जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन मंत्री हैं। तो सम्राट चौधरी थे उस समय, जो कि आपको BPSC में पहले पूछ चुका है। तो उस टाइप से आपको कुछ मंत्रियों का नाम भी याद रखना जरूरी है। तो आपको ये हो गया बेफिक्र ऐप। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स मतलब बहुत जल्दी जो है उसका रिस्पॉन्स देना या बहुत जल्दी एक्शन करना, आप तुरंत उस पर काम कर सके ताकि आपको इंफॉर्मेशन जैसे ही मिल जाएगा तो हमारी प्रशासन अलर्ट हो जाएगी। तो आपको ये चीज ये हो गया। और इसका शुभारंभ किया गया, मतलब बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए बेफिक्र ऐप का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका क्वेश्चंस जो है आपको MCQ में कई तरीके से क्वेश्चंस जो बनेंगे वो मैं MCQ में डाल दूंगा। अगला आ जाते हैं, जमीन एवं फ्लैट की खरीद बिक्री में आधार सत्यापन अनिवार्य है। जमीन एवं फ्लैट की खरीद बिक्री में आपको आधार का सत्यापन करना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य क्यों है? तो अनिवार्य इसलिए है कि आप देखते हैं कि जमीन या फ्लैट आप खरीदते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो एजेंट होता है वो बोल देता है कि वो मेरी जमीन है, और उस जमीन को आपको क्या करता है कि आपको उसका ये नकली कागजात बना लेता है, और नकली कागजात बना करके और फिर उसका अगले को बेच देता है। अब बाद में पता चलता है वो तो उसकी जमीन थी ही नहीं। तो इस टाइप का जो आपको ये रहता है, और कुछ और भी समस्याएं हैं जिनसे आपको इससे दूर किया जा सकता है। तो ये जमीन एवं फ्लैट की खरीद बिक्री में आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। कब से किया गया है? तो 10 मई से इसे लागू कर दिया गया है, यानी कल से इसको लागू कर दिया गया है कि जमीन और फ्लैट अगर खरीदते हैं तो उसकी खरीद बिक्री में आपको ये आधार सत्यापन अनिवार्य रहेगा। क्योंकि खरीदने वाले को भी हो सकता है कि आधार सत्यापन रहेगा तो किसको बेचा गया, किसको खरीदा गया, तो इससे आपके उसका सारा डाटा रहेगा सरकार के पास। तो इससे अगर वो चाहेगा तो बंदा जो खरीदा हुआ है वो भी केस कर सकता है। तो इसीलिए जो है आपको ये आधार का सत्यापन जो है 10 मई को किया गया है। जो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब किया गया है। अच्छा, ये किसके जरिए किया गया, किस विभाग के जरिए किया गया? तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। मतलब ने सभी जिलों में जो है आदेश जारी कर दिया। कौन? तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन
विभाग, यानी कि मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग जो है आपको इसका जो है आदेश जारी किया है। किसका? तो आपको जमीन एवं फ्लैट की खरीद बिक्री में आधार को अनिवार्य जो किया गया है। अगला जो टॉपिक है आपको मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में अब अमरूद भी शामिल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में अमरूद को शामिल किया गया है। तो अमरूद को भी शामिल किया गया, यानी इससे पहले भी आपको कुछ ये फल है, तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत इससे पहले क्या है कि आम, केला और पपीता शामिल था। तो ये आम, केला, पपीता शामिल था। तो ये बागवानी जो है ना, वो ये मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत क्या है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसके तहत कोई भी किसान जिसके पास आपको 25 डिसमिल जमीन हो वो इस ये मुख्यमंत्री बागवानी मिशन से जुड़ सकता है। और उसको जुड़ने के बाद आपको चाहे वो अमरूद हो, चाहे आम हो, केला हो या पपीता हो, उसके लिए 50% का अनुदान बिहार सरकार देगी। कितने परसेंट का? तो 50% का अनुदान देगी। और आपको जो हाल ही में मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत कौन से फल को आपको शामिल किया गया है? तो अमरूद को शामिल किया गया है। और पहले कौन कौन सा था? तो आपको आम था, केला था और पपीता था, ये याद रखिएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, फिर इसमें नया चीज इंक्लूड हुआ है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे ई संजीवनी ऐप है क्या? तो ई संजीवनी ऐप के माध्यम से जो है, इसमें जो भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको टेलीग्राम के मतलब कि वो बैठे रहेंगे शहर में, और गाँव के ये टेलीमेडिसिन के जरिए जो है आपका उनको दवा लिखेंगे, देखेंगे और दवा लिखेंगे, और फिर उसके बाद उनका इलाज होगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हर रोज 51,995 मरीजों को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने का लक्ष्य किया गया है। हर रोज 51,995 मरीजों को, मतलब कि आपको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध आपको करने का लक्ष्य किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ई संजीवनी ऐप पर जो है आपको हर रोज 51,995 मरीजों को जो है आपको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आपको चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ई संजीवनी ऐप क्या है? तो आप इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। और कितने मरीजों को पर डे का लक्ष्य रखा गया है? तो 91,995 मरीजों को। अब आते हैं, अगला जो टॉपिक है वो तमिलनाडु से छात्रों का दल पहुंचा IIT पटना। एक्चुअल में ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो आपको युवा संगम जो है, जो केंद्र सरकार की जो एक प्रोग्राम है, जो योजना है, वो युवा संगम, यानी कि आपको एक राष्ट्र और एक भारत एक राष्ट्र की जो संकल्पना है, तो उसके तहत आपको क्या किया गया है कि आपको युवा संगम का जो कार्यक्रम है उसके तहत आपको जो बिहार से भी 45 विद्यार्थी जो हैं, कई क्षेत्र से 45 विद्यार्थियों को भेजा गया है, जो कि आपको 18 से 30 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों को भेजा जा चुका है। अब वहां से भी, तमिलनाडु से भी आपको क्या 45 छात्र जो आए हैं IIT पटना में। IIT पटना में क्यों आए हैं? तो IIT पटना में इसलिए आए हैं कि ये जो युवा संगम का जो नोडल केंद्र जो है वो IIT पटना को बनाया गया है, इसलिए आपको पटना, ये IIT पटना को बनाया गया है, इसलिए वो IIT पटना में ये तमिलनाडु के स्टूडेंट आएंगे। तो युवा संगम आखिर है क्या? तो हमने पिछला वीडियो में बताया हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि युवा संगम जो है, जो हमारी संस्कृति से, जो जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट वाले साउथ से या मध्य भारत से जो है वो कटे हुए हैं, तो उनको सभी को एक दूसरे के परस्पर संस्कृति को, उनके पर्यटन को, उनके परंपरा को समझने के लिए ये युवा संगम की संकल्पना जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तो आपको इसके तहत जो है तमिलनाडु से छात्रों का दल पहुंचा था। तो इसका क्वेश्चंस भी कई प्रकार के बनेंगे, वो क्वेश्चन भी MCQ हम आपको बना करके देंगे। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा है, ये पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।